Types of respiration. There are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. That is the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. Which uses oxygen is called aerobic respiration. जिसमें एयर का यूज हो तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड इन दिस द फाइनल प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर. इन दिस glucose is broken down with help of O2 and प्रोडक्ट्स आर. वैसे तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो एनर्जी है, बाकी सब तो बाई प्रोडक्ट हैं, उनकी हमको ज़रूरत नहीं है. सो इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हुए? सो इट्स प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर along with 38 ATP एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी. जैसे कि इसका प्रोसेस क्या है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस कर लेगा, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो जाएगा? साइट सेल में हो जाएगा. बोलो, बताओ. पूछिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. हाँ बोलिए. ये जो, हाँ आयुष पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलो. अच्छा, पाइरुवेट का फार्मूला बताओ. हाँ बोलो, जल्दी बोलो. हम्म. जब पता नहीं रहेगा तो आपको कैसे हम बता पाएंगे? जब पीछे कहीं नहीं पढ़ा है आपने तो आप अंदाजा ही लगाओगे. ठीक है. सो इसलिए जो ये ग्लूकोज से पाइरुवेट में बदलता है, तो इसमें बदलने के बाद अब ये जो पाइरुवेट है इन माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बदलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ये बदल जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 ATP ऑफ एनर्जी. क्योंकि आपका क्वेश्चन ही गलत था. आपने एक ऐसा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका कोई मतलब ही नहीं था. तो अगर एक ग्लूकोज को कहीं डाला जाता है तो सबसे पहले किसी सेल में जाकर जब इसके अंदर ब्लड लेके आएगा ग्लूकोज C6H12O6, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म में 2 पाइरुवेट बन जाएंगे, और 2 पाइरुवेट जब इसके अंदर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अब ये इसमें जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद फिर ये और टूटेगा, और टूटने, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें टूट जाएगा? नाउ ये टूट जाएगा, ये तो साइटोप्लाज्म है. इसमें टूटने के बाद ये 6CO2 बनाएगा, 6H2O बनाएगा, और 38 ATP का फुल फॉर्म क्या है प्रवीण? बताओ.
प्रवीण, एम आई ऑडिबल? बोलो प्रवीण। तो प्रवीण पहले दिन से पढ़ा है, जो पहले दिन से पढ़ा है, दूसरे बच्चों को बैठे रहने दें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यही याद करा देते हैं आपको, भविष्य चौपट होने दो दूसरों का। बोलो बेटा। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ। ईशान हो ना आप? रेनू के नंबर से कौन हो? बोलो ईशान। आपको कहाँ से पता चल गया? प्रवीण को नहीं पता चला? तो अरे तो आपका एक दोस्त नहीं बता रहा है तो कर्टसी भी कोई चीज होती है, आप भी बोल देते कि नहीं आता है, उसकी भी तो इज्जत रख लेते। ओके ये चीज होती है। तो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटा। अरे तो बताया गया था, आपका एक दोस्त नहीं बता रहा है, तो आपस में भी तो आपका सहयोग होना चाहिए कि मेरे एक दोस्त ने नहीं बताया, हम बता देंगे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इस तरीके से ग्लूकोज से पाइरूवेट बना। वैसे तो आप लोग 8th से ही पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन अभी बताया गया, कई क्लासेस में बताया गया, वो कह रहा नहीं सर हमें फिर से बताओ, मिटा के सारा फिर से बताओ। बहुत इनोसेंट है ना वो। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट बना और पाइरूवेट से फिर ये बना। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? O2 की प्रेजेंस में हो रहा है, ये O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। सो यहाँ पर 5O2 लगता है, यहाँ पर 1O2। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सृजन क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन को लेकर ग्लूकोज तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? सबसे पहले साइटोप्लाज्म में वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, फिर वो उससे पाइरूवेट बनता है, तो फिर पाइरूवेट वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके CO2 6H2O और 38 ATP में वो फॉर्म हो जाता है। ये फॉर्म हो जाता है। सो इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। सो इन दिस वे it is aerobic respiration. Now there is mitochondria is the site of aerobic respiration for cell and most of the energy are formed in it. Mitochondria क्या है? क्योंकि पाइरूवेट तो आसानी से कहीं भी बन जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ, क्योंकि यहीं पर एयर लेकर के काम हो रहा है, ये देखो एयर इज द साइट ऑफ aerobic respiration. It is the site of aerobic respiration in cell. ऐसी बात हो गई। ओके एंड मोस्ट ऑफ द जो भी एनर्जी रिलीज होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जनरेशन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। मोस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन takes place in organism through aerobic respiration in mitochondria. Through aerobic respiration in mitochondria. Here complete oxidation of glucose takes place. अब इसमें पूरी अब इसका और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, कार्बन में सारे ऑक्सीजन मिल गए, इसको भी पूरे ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन को बर्निंग, पूरी तरीके से ग्लूकोज जल गया है। हियर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। अस्मित ये बताइए कि जब ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है तो कितने ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है? बताओ। अस्मित एम आई ऑडिबल? नाउ सृजन बताइए, जब ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है तो कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होता है?
बोलो, बोलिए कुणाल। एक का यूज होता है क्योंकि जब C6H12O6 है और इससे क्या बन गया है, पायरुवेट, तो पायरुवेट बनने में क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल बने हैं, CH3 C और COOH, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O। कितने हाइड्रोजन हैं, क्या 4 हैं, 2 मॉलिक्यूल में कितने हुए बता, 8 हुए। हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन तो पूरे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल में, बोलो 8 हैं क्या, 8 हैं, तो बाकी 4 कहाँ गए, क्या 2H2O बन गया, उस 2H2O के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये कहाँ हुआ, क्या साइटोप्लाज्म में हुआ। अब बाकी पायरुवेट से जब CO2 बनेगा तब कितने ऑक्सीजन यूज होंगे कुणाल, बोलो, अनीशा बोलो, अनीशा, अनीशा एम आई ऑडिबल, ईशान बताइए, 18 लगभग ठीक बताया है, क्योंकि 5O2 याद आ गया पिछली बार का आपको, तभी आप ठीक बता पाए। सो इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तभी तो टोटल 6 हो गए, इससे ये बनने में 1 ये और 5 ये, क्योंकि आपने माइनस कर दिया होगा कि 6 लगते हैं, 1 यहाँ हो गया, तभी तो मैनिपुलेट किया। तो C6H12O6 से 6 CO2 और 6H2O और 38 ATP बनने में टोटल कितने ऑक्सीजन लगते हैं बताइए, 6, तो 1 यहाँ लग गया, इसीलिए इन्होंने बताया कि 5 वहाँ लगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अच्छा, ये डॉग अपनी जीभ क्यों निकाले हुए है, बताइए। क्योंकि इसके थ्रू ये एयर लेता है और इस एयर से क्या करता है, अपने अंदर जो ग्लूकोज है क्या उसको तोड़ता है, टू फैसिलिटेट एरोबिक रेस्पिरेशन। जीभ में जो पोर्स होते हैं क्या इससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है ये, बोलो, एंड इससे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक टू एब्जॉर्ब एयर थ्रू एटमॉस्फेयर सो दैट मोर एयर इज अवेलेबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। अच्छा, आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखो, now we will मैथ का तो मैंने किया ही नहीं भाई, उसका इतना मैं उसका कॉपी का काम पूरा नहीं होता, पहले वो बैठ करूंगा। मैथ का तो पीपीटी बना लो। मैंने तो मैथ के सिर्फ जो क्वेश्चन दिए वही सॉल्व किए हैं, मैंने वो प्रोजेक्ट वाला नहीं किया है भाई। पाई के ऊपर हम क्या बनाए प्रोजेक्ट, मिस्टीरियस नंबर किसमें बनाया था भाई, मैं तो पलटे ऊपर now अबे 2 प्रोजेक्ट दिए, दोनों इतने हार्ड है कि कहीं पे नहीं मिल रहे। पाई है ना, पाई 3.14 उसके ऊपर बनाना है, उस पे बनाना मेरे को पता है क्या। अरे मैंने वो डियर सर की एक वीडियो देखी थी, उसने बताया था कि पाई कैसे है, ये सब तो बना दूंगा मैं। तो लिखेगा क्या, लिखेगा ओके, अरे ऐसे दिखा देना, कोई भी एक सर्कल की चीज ले और उससे ऐसे उसका डायमीटर ऐसे शो कर, तो उसके पास मिल जाएगा पाई क्या होता है। now aerobic respiration, the respiration which takes place without oxygen, the
respiration which takes place, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज एंड रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज को तोड़ देना, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज एंड रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो हियर द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, without oxygen is called anaerobic respiration, यानी बिना एयर के हो जाए। सो anaerobic respiration बिना ऐसे हो। तो ऐसा दो तरीके से होता है कि पहले तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले इसकी ब्रेकिंग डाउन हो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज को प्रांजल क्या कहते हैं? क्या ग्लाइकोलिसिस कहते हैं? तो इन साइटोप्लाज्म में होता है। अगर ये साइटोप्लाज्म में टूटेगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, तो किस में बदलेगा प्रांजल? टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। तो पाइरुवेट में क्या चीज होगी? क्या ये CH3 और C डबल बॉन्ड O और COOH बनेगा? यही पाइरुवेट है। सर, अच्छा, अगर हमें कभी पाइरुवेट का फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिखेंगे हम? कभी आएगा नहीं लिखने को, अभी नहीं आएगा, ना 11th में आएगा, 12th में आएगा, अभी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? बस पाइरुवेट वर्ड याद रखना। तो 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल है। इसके अलावा आगे चलकर इन ईस्ट में क्या होता है? तो ईस्ट इस तरीके का होता है, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। ये तो बहुत बड़ा करके दिखाया गया है, एग्जेजरेटेड है, बट छोटे छोटे खमीर होते हैं जो इडली में डाले जाते हैं। बहुत पाउडर होता है, येलो कलर का, हल्का येलो कलर का पाउडर होता है। तो ये क्या होते हैं कि ईस्ट में अगर उनको उन ग्लूकोज चीनी में डाल दो, तो चीनी में अगर ईस्ट को डाल दो तो वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं, उसी से वो एनर्जी पा लेंगे। और अगर डब्बा बंद कर दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो, उनको एयर ना दो, तो भी वो बढ़ते ही रहेंगे। आपने देखा है कि जब इडली में ईस्ट डाली जाती है, इडली पेस्ट में जो उसका बैटर है, तो उसमें ढक्कन बंद कर दिया जाता है कि अच्छे से खमीर उठे, उनको एयर नहीं दी जाती है। इस तरीके से वो काफ़ी फ्लफी हो जाता है, फिर वो उससे जो इडली बनेगी वो स्पॉन्जी बनेगी। तो इस तरीके से अगर हम ईस्ट डाल दें किसी भी चीज़ में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज किस में होता है? क्या चीनी? चीनी में डाल दो। क्या ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है? अगर ग्रेप्स में ग्लूकोज तो होता ही है, फ्रक्टोज या ग्लूकोज, और उसमें थोड़ा सा क्या करो, 1 चम्मच ईस्ट डाल दो क्या, और बिल्कुल ढक्कन बंद कर दो टाइटली, और 20 दिन बाद देखो तो ये देखोगे ये अंगूर की शराब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दैट इज द एल्कोहल ऑफ, ये जो भी बनती है तो अंगूर की शराब बन जाएगी। नाउ क्या कुछ नहीं, अंगूर को क्या करते हैं ये लोग, जैसे स्कॉटलैंड में नहीं होते हैं, पैर से कुचलते हैं, तो उसके जो डंठल होती है अंगूर में, तो वहाँ पर क्या होता है, ईस्ट मौजूद होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, वो सब उसके अंदर पहुँच जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको डिब्बे में बंद कर देते हैं और उसकी अल्कोहल बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए कि ऐसा करने पर अगर ईस्ट से इनकी रिएक्शन हो तो नो एयर, एयर देने की जरूरत नहीं है, और एयर नहीं दो तो ये क्या बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे, C2H5OH, यही अल्कोहल है जिससे नशा होता है, और 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, और साथ ही साथ सिर्फ कितने ATP एनर्जी निकलेगी? 2 ATP है, वो इनके लिए काफ़ी है, ईस्ट के लिए प्रोलिफरेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ईस्ट जो होता है वो येलो कलर का पाउडर होता है, और इस तरीके से इनका फर्मेंटेशन होता है। जरा इसे देख लें तो ईस्ट, नाउ तो ये इस तरीके का पाउडर होता है,
तो अगर ब्रेड भी बनाई जाती कहीं पर तो वो इसको डाला जाता है गेहूं में या कहीं पर। ये है ईस्ट, तो दिस इज ईस्ट। तो बहुत पतले पतले होते हैं एंड इनका रिप्रोडक्शन देखें, मान लीजिए इनको अगर हमने डाल दिया तो क्या ये इतना फूल जाएगा जिसमें डालेंगे? ईस्ट बढ़ जाएंगे क्या? इस एनर्जी से उनकी न्यू जनरेशन पैदा हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे कि ईस्ट जिसमें डाला है वो बैटर किस तरीके से फ्लफी हो जाता है, देख रहे हैं आप? सो इट बिकम्स फ्लफी लाइक दिस। तो ईस्ट जिसमें भी डालोगे देन इट इज लाइक दिस, चाहे इडली का बैटर हो चाहे कुछ भी। नाउ हम देखेंगे इनका जनरेशन कैसे होता है और कैसे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। सो ये देख लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। Okay, class. Who would like to do problem 3 on the board? Please don't. The preservation of the developmental biology film series was made possible by generous contributions from distinguished university professor of geosciences Lynn Margulis, Terrence Malick, Chelsea Green Publishing, The Politics and Practice of Sustainable Living, the Hardy Lane Foundation, the International Symbiosis Society, GeoBook Studio. नाउ अब publisher देखिए of The Biggest Picture. कि ईस्ट में किस तरीके से होता है। ये ईस्ट है, दीज आर ईस्ट, लेकिन इसको हमने चीनी में डाला, डब्बा बंद कर दिया है। तो आप देखोगे धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे फोकस होगा आप देखिए ये बढ़ रहे हैं ईस्ट, क्या कॉलोनी बढ़ती जा रही है? धीरे धीरे में बडिंग हो रही है, 1 से 2, 2 से 2, बाइनरी फिजन हो रहा है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, और आधे घंटे में अगर आप देखो दूध से दही जम जाता है। तो इस तरह हाँ, तो वो तो उससे होता है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, खैर वो तो बैक्टीरिया बन जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ईस्ट उसी तरीके से बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो एक सिंगल ईस्ट को देखो वो किस तरीके से बढ़ेगा, उसमें से एक छोटा सा बड निकला, क्या कली जैसा बडिंग, और अब वो डिटैच हो जाएगा। इससे डिटैच हो भी सकता है, नहीं तो उसमें से एक और बड निकल जाएगा, चाहे तो कॉलोनी में रहे नहीं तो डिटैच हो जाए। देखो वाटर तो ये देखो दूसरा बड निकला। तो क्या है कि आप चीनी में पानी डाल दो, तो ग्लूकोज में पानी डाल दो और फिर उसमें थोड़ा ईस्ट डाल दो, तो ईस्ट डालने पे उनका प्रोलिफरेशन हो जाएगा। 1 चम्मच ईस्ट बाजार में 10 रुपए की पैकेट मिलती है मेडिकल स्टोर में, या फिर किसी भी प्रोविजन स्टोर में मिलती है। तो फिर वहां पे ला के आप डाल दो। ओके नाउ ओके कोई बात नहीं, अगर ठीक हो जाए तो अच्छा है। नाउ अब देखो कुछ क्लियर हुआ? हाँ बोलो। तो इस तरीके से हमने देखा कि ईस्ट में कैसे फर्मेंटेशन होता है। सो इट वाज फर्मेंटेशन इन ईस्ट। तो अभी आपने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पाइरुवेट बनेगा, और फिर पाइरुवेट के बाद श्रेयान क्या बनेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में श्रेयान क्या क्या होगा बताओ? ओके नाउ श्रेयान जस्ट टेल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में सर ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं होता सर, और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो सर उसमें लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन होता है सर। लैक्टिक एसिड नहीं, ईस्ट में बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? सर ईस्ट में सर ठीक से नहीं पता है।
ठीक से नहीं पता तो कोई बात नहीं, ईशान बताओ। सर ग्लूकोज पे सर 2 पाइरूवेट बनता है, हाँ, फिर सर बाकी सर 2 एटीपी बनता है, और क्या क्या बनेगा? सर बाकी कोई बात नहीं, हाँ, CO2 बनेगा। और इसको क्या कहते हैं? C2H5OH को क्या कहते हैं? सर अल्कोहल। अल्कोहल यानी इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल कहते हैं इसका नाम। ठीक है, सो दिस इज इथेनॉल। C के साथ एक H ऐसे जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा है, और दूसरे C के साथ क्या हर एक C पे 4 हैं? देख लो, क्या यही इथेनॉल है? विस्की का यही फार्मूला है, तो यही है इथेनॉल, यही C2H5OH है। तो अभी एक बार बताइए कि यश, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट में क्या होगा? सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में सर ग्लूकोज सर ग्लाइकोसिस की वजह से सर पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल में बदलेगा, और सर उसकी वजह से सर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी पावर रिलीज। बस यही पूछना था। तो ये कैसे होता है? क्या तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता कैसे है सर? जो ग्लाइकोलिसिस है, तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है दैट विल ब्रेक इनटू पाइरूवेट। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो कि According to Vigis, structure of glucose. अब हम Glucose देखते is a group हैं of carbohydrates which is a simple sugar with a chemical formula C6H12O6. इसके It is made of 6 carbon atoms and इसके an बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, Therefore, it is थोड़ा सा referred to और as आप लोगों को hexose. कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ना पड़ेगा, तब बताना ठीक रहेगा। ज़्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं, बस ये सोचो कि इसमें ये टूट जाता है। ओके, अब देखो पाइरूवेट के लिए मत जाओ कि कैसे बनता होगा। तो बहुत अगर कार्बन डाइऑक्साइड से होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इससे इसमें क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है वो टूट गया। ग्लूकोज जो है वो इस तरीके का मॉलिक्यूल है, सी, तो वो अपने आप टूट जाता है। ये देखो, ये सी है, और इससे सी जुड़ा, फिर इससे सी जुड़ा, इससे सी जुड़ा, और इससे सी जुड़ा, ये है। फिर इसके बाद अब इस सी पे 4 चीज़ें होनी चाहिए, तो एक H और एक OH जुड़ा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये एक H और एक क्या है? OH। फिर इसी तरीके से इसमें भी H और OH है, लेकिन OH ऊपर है और H नीचे है। फिर इस तरीके से H और OH, और यहाँ पर भी H और CH2OH। अब ये चीज़ टूट जाती है। सो इसमें जब ये टूटेगा तो आधा आधा बीच से टूट जाएगा, 3 मॉलिक्यूल एक तरफ और 3 मॉलिक्यूल एक तरफ। नाउ देखो ये 3, हाँ, इस तरीके से 2 पाइरूवेट में बदल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ से ये टूट जाएगा, ये इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अगर आप इसे पूरा देखें तो ये जब टूटेगा तो इसमें एक पाइरूवेट इधर बन, देखो 3 C पड़ गए, ठीक है, और 3 C इधर पड़ गए। बताइए, 3 C इधर और 3 C इधर, तो ये कहाँ से टूट जाएगा? इट विल ब्रेक अपार्ट फ्रॉम समवेयर मिडिल, जिससे एक पाइरूवेट इधर। लेकिन कैसे टूटेगा, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? डू नॉट गो फॉर दैट, बट ये 2 पाइरूवेट में टूट जाएगा। एंड व्हेन इट इज ग्लूकोज, अगर इसमें आप टोटल काउंट करो तो क्या C6 आ रहा है? क्या इसमें C6 और H12 आ रहा है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और O6 आ रहा है, O6 भी आ रहा है, तो यही ग्लूकोज है। तो यही टूट जा, हाँ बोलो दोनों साइड 3 की जरूरत है, वो बता दो ना। क्या? दोनों साइड आप लोगों का 3 है, हाँ, तो वो बता दो। तो 1, 2, 3 कितने सी हैं जरा काउंट करो। 1 C, 2 C और 3 C हैं पाइरूवेट में। ये लीनियर चेन बन जाएगी, और ये C है, और यहाँ पर भी एक लीनियर चेन बन जाएगी। तो यहाँ पर जो 3 C है, जरा इधर वाला देख लो, ये C है। अगर ये H इसके पास, ये H है और ये O है, तो ये तीनों C को जरा लाइन से कर दो, इन तीनों C को लाइन से कर दिया,
अच्छा, ये इसके पास क्या क्या है, बाकी इनमें शफलिंग होगी, दैट विल, जो एच और ओ है उसके बीच शफलिंग होगी। ये वाला जो है इसमें डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और ये ओ में डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, और एक ओ एच आ जाएगा, और ये एच हट के, तो ये जो एच है हट के यहाँ आ जाएगा, और फिर बाकी और जो सफलिंग होगी एक एक एच निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमने बताया है कि जब पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनता है तो ऑक्सीजन आ जाता है, और ऑक्सीजन आके क्या करेगा बताइए? ऑक्सीजन आ करके वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए जस्ट इसमें आप ये देख लें कि ये सारा हट जाएगा, दिस इज H2O निकल जाएगा, यहाँ से एक H2O निकलेगा, दैट मैकेनिज्म डू नॉट गो फॉर दिस, लेकिन इस तरीके से बन जाएगा। तो यही तो, ये क्या है, क्या ये पाइरूवेट है? ओके, इट इज टू अर्ली टू गो फॉर दिस, द मैकेनिज्म वी शुड नॉट गो। सिर्फ इतना जान लो, ग्लूकोज से क्या बना? पाइरूवेट। और बताओ फिर ईस्ट, ग्लूकोज अपने आप में एक हो सकता है ना? ग्लूकोज एक तरीके का ये रिंग स्ट्रक्चर है, और रिंग स्ट्रक्चर बीच से ब्रेक होता है और दो पाइरूवेट बनते हैं, ये दो पाइरूवेट है, 2 पाइरूवेट, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि एक और जो अभी थोड़ी देर पहले किसने बताया था कि हमारे मसल सेल में ये भी ये काम होता है। सो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन आवर मसल व्हेन वी डू विग्रस एक्सरसाइज। सो एनारोबिक respiration takes place in our muscles when we do, जब बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते हैं। सो विगरस एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। इन दैट केस the aerobic respiration is not sufficient to meet our body requirement। अब दौड़ोगे भागोगे तो बहुत एनर्जी चाहिए, तो क्या एरोबिक से इतनी मिल जाएगी? तो हमारे बॉडी में एक अल्टरनेट पाथवे शुरू हो जाता है कि एक तरीके का अल्टरनेट पाथवे जिससे कि थोड़ी एनर्जी और निकल आए। सो देन एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट। वैसे तो हमारी बॉडी से हार्ट में बहुत तेजी से पंपिंग होने लगती है क्या जब दौड़ते हो, और ब्लड बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है पूरी बॉडी में। भाई पंपिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जल्दी जल्दी पंपिंग होगी तो क्या ब्लड सब जगह जल्दी जल्दी जाएगा, और जल्दी जल्दी ब्लड जाएगा तो वो ज़्यादा ग्लूकोज पहुंचाएगा क्या? और क्या आपकी ब्रीदिंग रेट भी फास्टर हो जाती है, सांस जल्दी जल्दी आने लगती है कि ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचे। इतना सारा काम होता है, लेकिन इसके होते हुए भी फिर भी हमारी बॉडी में, और तेजी से माइटोकॉन्ड्रिया भी काम करेगा, फिर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। नॉट सफिशिएंट टू मीट। नॉट के ऊपर विगरस का मतलब तेज एक्सरसाइज करते हैं। जैसे तेज बुलबुले निकलते हैं किसी टेस्ट ट्यूब से तो कहते हैं विगरस इफरविसेंस इज कमिंग आउट, बहुत तेजी से बुलबुले निकल रहे हैं। विद ग्रेट विगर, तुम्हें बहुत तेजी है, यू आर डूइंग योर जॉब विद ग्रेट विगर। विगर का मतलब तेजी होता है, ठीक है। सो नॉट मीट सफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। तो फिर क्या होगा? हाँ, तो इसलिए लिखा देन एरोबिक रेस्पिरेशन। उस समय हमारे शरीर में होने वाला ऑक्सीकृत श्वसन हमारे शरीर की ऊर्जा को पूरा करने में समर्थ नहीं होता, और इसलिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे मसल सेल्स, पेशी ऊतकों में संपादित होता है। बोलो, समझ में आ गई बात? सो टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट सफिशिएंट। सेंटेंस समझो, ये सफिशिएंट नहीं है। टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी,
सो बाई एन अल्टरनेट मेथड, एक दूसरा जो है वैकल्पिक विधि आ जाती है, बाई अल्टरनेट मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। वो कौन सा रेस्पिरेशन का मेथड है? दैट इज, बोलो कौन सा है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज, जो कि कहां पर होगा? विच इज गोइंग ऑन, ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन अवर मसल सेल। मसल सेल में भी ग्लूकोज रहता है, ठीक है, रिलीजेज एक्स्ट्रा एनर्जी, और इससे हमारी बॉडी में क्रैम्प आ जाते हैं। क्यों क्रैम्प आ जाते हैं? तो C6H, क्रैम्प का मतलब जैसे अगर एक्सरसाइज आपने बहुत कर ली, आपको आधे घंटे करनी थी, 3 घंटे कर ली, तो क्या आपकी सारे मसल्स में जो भी हैं सब जगह दर्द होने लगेगा? बहुत दौड़ लिया काफी देर तक, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन से एसिड का फॉर्मेशन होता है? उसी एसिड का जो दही में होता है। हाँ, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस से पहले टूटा साइटोप्लाज्म में, क्या बना? 2 पाइरूवेट। अब जब ये 2 पाइरूवेट से, इसके बाद इन मसल टिश्यू में क्या होगा? मसल सेल्स में इन एब्सेंस यानी नो O2, तो फिर क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला है? बिल्कुल पाइरूवेट ही है, समझो कुछ ज़्यादा नहीं है। ये CH3 है, और ये C, और ये क्या था? क्या ये COOH था? और यहाँ डबल बॉन्ड O था क्या? वही OH बन गया। जो पाइरूवेट को देखो क्या है, तभी पता चल जाएगा। क्या यहाँ C पे डबल बॉन्ड O था क्या? और COOH। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल थे, एक तरीके से जब एयर नहीं मिलेगी तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो भला क्या होगा? तो यहाँ पर एक तरीके से H जुड़ गया, ये एक रिडक्शन हो गया है, H जुड़ गया, तो ये रिडक्शन का काम हो गया जहाँ ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें भी, इसमें कोई CO2 तो नहीं बनता क्योंकि इसमें H जुड़ा है, बाकी तो वही है, +2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 एनर्जी करेंसी बनती है। समझ में आ गई बात आपको? सो एज द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड causes muscle cramps, the accumulation of lactic acid, लैक्टिक एसिड एक जैसे कर्ड होता है उसी तरीके का होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी बन जाएगा तो हमारी मसल्स ठीक काम नहीं कर पाएंगी। एसिड कॉजेज, फिर दर्द हो जाता है, 2-3 दिन तक वो दर्द बना रहता है, तो मसल क्रैम्प्स। ये चीज, वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स कॉज्ड बाय हैवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग ए हॉट वाटर बाथ। अगर हम हॉट वाटर बाथ करें तो वो हॉट वाटर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और सारे एसिड्स को निकाल देगा। सो वी कैन गेट रिलीफ बाय, इससे हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं? बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ। फ्रॉम क्रैम्प्स बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ। इस तरीके से नाउ अब जरा देखें कि हॉट वाटर बाथ से वो जो हमारी बॉडी के पोर्स हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो जाएगा और लैक्टिक एसिड बाहर निकल आएगा, हॉट वाटर अंदर तक चला जाता है। तो जैसे कि कभी कभी आपसे कहा जाए जो कभी बहुत दिनों से नहीं दौड़ा हो, तो ऐसा रनर हो तो देखो इसको मसल क्रैम्प हो गया, ये पैर को पकड़कर बैठा हुआ है, पैर में बहुत तेज दर्द हो गया, इसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रन कर लिया,
तो दैट मीन्स ये क्रैम्प आ गया, मसल क्रैम्प, है ना। तो सच इज द केस। नाउ अब देखें, आपकी बुक में ये तीनों का एक सिंगल फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसको पेज को निकालिए जरा आप, कि जो रेस्पिरेशन में फिगर नंबर 6.8 पेज नंबर 102, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज सबसे पहले इन साइटोप्लाज्म कैसे टूटेगा, तो ग्लाइकोलिसिस इसको कहेंगे। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का टूटना, लाइसिस का मतलब टूटना होता है। तो पाइरूवेट बन जाएगा। सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और 2 पाइरूवेट बनेंगे। इसमें भी थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी। क्या एक O2 लगा था यहाँ पे, तो थोड़ी तो एनर्जी इसमें भी रिलीज हो जाएगी। अच्छा कितनी होगी बोलो, सर, कितनी होगी? कितनी होगी, 1 मिनट। How much energy is released when one glucose breaks into pyruvate? According to Wikipedia, in aerobic conditions, the Two. process converts one molecule of glucose into two Two net molecules molecule. of pyruvate, generating energy in the form of 2 net molecules of ATP. जब ये पाइरूवेट या पाइरुविक एसिड में टूटेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 2 ATP। अब इसके बाद क्या होगा, 3 अलग अलग पाथवे हैं। तो पहला, इन एब्सेंस ऑफ O2, और ऐसा ईस्ट में हो, अगर ईस्ट में होगा कुणाल तो क्या क्या बनेगा बताओ, अपनी मेमोरी के बेसिस पर देखें। सर C2H5 C2H5 O3 O3 नहीं बनेगा, OH बनेगा, एल्कोहल का फार्मूला, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इथेन हाइड्रोक्साइड, दैट इज इथाइल एल्कोहल, और इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और क्या बनेगा, सर 38 ATP बनेगी। थर्ड 2 ATP बनेगी। 38 तो सर 2 ATP बनेगी। 2 और क्या बनेगा, पूरे नहीं बने ना ग्लूकोज, कार्बन पूरे नहीं किया आपने, 4 ही तो हैं, 6 तो करो, तो 2 CO2 और नहीं होगा, 6 तो करने पड़ेंगे ना, और प्लस 2 ATP। अच्छा अब जरा देखो मसल सेल में क्या होगा, इन मसल सेल, इसमें सर पाइरूवेट बोलो बताओ सृजन, सर समझ गया सर, आप तीनों का पाइरूवेट लेके कर रहे हैं। क्या मसल सेल में क्या क्या होगा बताओ सृजन। सर मसल सेल में सर पाइरूवेट से सर डायरेक्ट सर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, लैक्टिक एसिड, क्योंकि 2 पाइरूवेट से 2 लैक्टिक एसिड। और क्या क्या बनेगा, सर 2 ATP। हाँ ये ठीक है, 2 ATP बन जाएगा। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो क्या चीज होगी, सर एरोबिक रेस्पिरेशन में सर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा सर, 2 CO2। अगर इन प्रेजेंस ऑफ O2 जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर 6 CO2 बन जाएगा और 6 वाटर और प्लस 38 ATP। तो ये तीनों चीजें बता दी गई, जिसमें ऊपर के 2 एनएरोबिक है और नीचे का क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। अच्छा अब आपके में एक मार्जिन में भी चार्ट बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें देखो लिखा है कि अगर ADP में एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल जुड़ जाए, फॉस्फेट, P का मतलब यहाँ क्या बताया गया है, फॉस्फेट, दैट इज PO4
3- ये जुड़ जाए, लेकिन इस काम में एनर्जी लगती है और वो ग्लूकोज से ही माइटोकॉन्ड्रिया लेता है, तब वो क्या बना पाता है? क्या वो ADP में वो एक फॉस्फेट और जोड़ देगा? और इस चीज को क्या कहते हैं? क्या ATP कहते हैं? 2 फॉस्फेट तो पहले ही जुड़े थे, तो एक और जुड़ गया। हमने आपको बताया था कि नहीं कि इसमें 2 फॉस्फेट पहले से ही जुड़े हैं, और एक फॉस्फेट और जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? यही हो जाएगा ATP। समझ में आ गई बात कि नहीं? ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। तो यही बात इन्होंने कही है, यानी अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो कितनी एनर्जी सेल में जनरेट होती है बताओ? 30.5 किलो जूल पर मोल में होती है। तो एक मोल समझते हो कितना होता है? एक मोल ग्लूकोज, इफ 1 मोल ग्लूकोज ब्रेक्स, मोल का मतलब समझते हो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक दो नहीं, कितने टूटने चाहिए? देन 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। ये काफी ज्यादा एनर्जी है, यानी इसमें 1000 से और मल्टीप्लाई करो, इतनी एनर्जी है। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे तो 30,500 जूल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ओके, नाउ देयर इज ए डिफरेंस इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। सो सर ये सब जो भी बना रहे थे ये सब भी आएगा ना टेस्ट में? जो चीज हमने लिखा दी जो नोट्स में, उसी में से हम बना देंगे पेपर। पिछले बार जो भी वाइवा होता था उसमें बच्चे 140 रुपए जरूर जीतते थे, तो आप लोग भी ट्राई करो नियरली परफेक्शन का। थोड़ी बहुत छूट तो हम देते ही हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा भी ट्रायल रहता है, लेकिन आपकी भी कोशिश रहे कि नियरली परफेक्ट हो। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक लास्ट ईयर बच्चा 8,000 रुपए जीत के गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसका आंसर था? है सर किसका आंसर था? 10th का ही। अभी देखो उसका रिजल्ट क्या रहा है। अगर एग्जाम होता तो वो कहीं का टॉपर होता, इंडिया में फर्स्ट सेकंड रैंकर, इतना अच्छा बच्चा था। वृंदा टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? It takes place in absence of oxygen. It takes place in absence of oxygen. Second देखो, ये complete breakdown of food अगर होता है, इसमें क्या पूरी तरीके से टूट जाता है? और इसमें पूरी तरीके से नहीं टूटता। बोलो बोलो। हाँ, सो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। जबकि इसमें क्या होगा? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर अल्कोहल बनेगा। पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स। अगला डिफरेंस क्या है? ठीक है, हाँ, इट रिलीजेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट रिलीजेस कंपेरेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप देख लो 19 गुना ज्यादा देती है ये एनर्जी, वहां 2 है, यहाँ 30 है, तो कितनी गुना ज्यादा दे रही है? कंपेरेटिवली
larger amount of energy, और जबकि it releases very less amount of energy. इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? सो इट्स एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड वाटर. इसका एंड प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर, जबकि इट्स एंड प्रोडक्ट जो फाइनली बनेगा इज आइदर, या तो क्या बनेगा, हाँ इथेनॉल एंड CO2, और या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड. सो दीज आर डिफरेंस, ये चीज हो गई. अब हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता. प्लांट्स में हमने न्यूट्रिशन देख लिया, फोटोसिंथेसिस होती, खाना बनाते हैं. तो हमने देखा कि नहीं, फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें चाहिए. उनको हमने प्रूव भी किया कि सनलाइट ना हो तो खाना ना बने, और इसी तरह क्लोरोफिल ना हो तो खाना ना बने, वाटर ना हो तो खाना ना बने. ये सब चीज़ें देखी कि नहीं. CO2 ना हो तो खाना ना बने. प्लांट में सब देखा कि खाना बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है. और फोटोसिंथेसिस के 3 वेज देखे कि पहले सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, फिर केमिकल एनर्जी में बदली जाती है, फिर वाटर को तोड़ा जाता है, फिर इसके बाद जो CO2 है उसका रिडक्शन होता है. ये सब चीज़ देखी थी कि नहीं, 3 स्टेप. तो वास्तव में हमने फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ लिया. आपकी बुक के 3 पेज, आपके चैप्टर में 3 पेज प्लांट को दिए गए हैं, सिर्फ फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए दिए गए हैं कि नहीं. अब देखो, अब हम रेस्पिरेशन देखेंगे. भाई प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. नाउ इन प्लांट्स किस तरीके से होता है. वॉट एवर फूड इज प्रिपेयर्ड बाई प्लांट, ए पार्ट ऑफ इट, लगभग 10% जो प्लांट खाना बनाता है उसमें से 10% को खुद यूज कर लेता है. तो वैसे तो ये कहा गया है, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर. वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाता है. 10% तो खा ही लेता है. वो दूसरे के लिए थोड़ी ना फूड बना रहा है, वो अपने लिए बना रहा है, लेकिन फिर भी जो बच जाता है वो हम लोग ले लेते हैं. सो इस तरीके से कि वॉट एवर फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, बाय प्लांट, बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे हैं अपना फूड बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस, ए पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, ठीक है, एज रेस्पिरेशन to fulfill its energy needs, to fulfill, उसकी अपनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना. इट्स एनर्जी नीड्स, उसमें से एक हिस्सा करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली कितना, 10% वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है. सो वो भी ग्लूकोज को ही तोड़ेगा. सभी को यही करना है. हमने 3 तरीके देख लिए, चौथा कोई तरीका होता ही नहीं है. या तो लैक्टिक एसिड बने, या अल्कोहल बने, या CO2 बने, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. सो प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन. प्लांट्स कैसे पाते हैं एनर्जी? प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा, प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या?
तो अब इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बस 6O2 लिख दो और इसमें लिख दो इन माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर उसके बाद 6CO2 और 6H2O और प्लस 38 ATP, ये प्लांट में होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट 24 आवर्स। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि जो उसकी सेल्स हैं, क्या उसको हर समय एनर्जी की आवश्यकता होगी? इन प्लांट्स, ठीक है रेस्पिरेशन इन प्लांट सेम ही होता है ना क्या? सर? रेस्पिरेशन इन प्लांट सेम होता है ना ह्यूमन जैसे? बिल्कुल हमारी तरह की जैसे ये वही उनमें भी हो रहा है। 24 आवर्स क्यों होता है? एज एनर्जी इज नीडेड बाई सेल एवरी टाइम। उनकी भी अपनी सेल्स हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए। एज एनर्जी, खाना पीना पहुंचा रही हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, तो क्या बिना एनर्जी के वो काम करेंगी? एनर्जी इज नीडेड। जो रूट्स हैं उनकी सेल्स पानी ऊपर पहुंचाने, क्या बिना ऐसे फ्री में काम करेंगी? नीडेड बाई ईच सेल ऑफ प्लांट कंटिन्यूअसली, ठीक है, एट ईच मोमेंट। तो एवरी मोमेंट में उनको ये एनर्जी चाहिए और इस वजह से उन्हें 24 घंटा रेस्पिरेशन होता है। हाउएवर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे आवर्स। खाना बनाने का काम, क्या तुम्हारे घर में किचन में दिन भर चूल्हा जलता ही रहता है क्या? नहीं सर। हाउएवर फोटोसिंथेसिस, आप पूछिए। ड्यूरिंग डे टाइम, अनीशा कुछ पूछ रही है क्या? चलो इतनी बात हो गई। अब देखें कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती वो होती कैसे। इतना तो हमें पता चल गया, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है वैसे प्लांट में भी होता है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन आखिर होता कैसे होगा? ये जैसे देख लो कि जो प्लांट्स के रूट्स हैं, क्या उनके बीच में हवा रहती है, एयर आती रहती है? बोलो। प्लांट्स में जो उसके रूट्स है उसमें उसको खुरपी से आप खोदते रहते हो क्या उसकी मिट्टी, जिससे उसके रूट्स में एयर पास होती रहे? एयर नहीं तो प्लांट फिर गल जाएगा उसके और फिर वहाँ उसकी जड़ों में रेस्पिरेशन नहीं होगा, जड़ वो नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए एयर जहाँ पर, या फिर लेटराइट सॉइल जहाँ होती है वहाँ पे बहुत अच्छी जड़ें होती हैं जिसमें बीच में हवा पास होती रहे, या एरिड सॉइल जैसे राजस्थान है वहाँ भी अच्छी हवा पास होती है। तो इस तरीके की, बोलो। बड़े बड़े पेड़ होते हैं सर, उनकी मिट्टी थोड़ी होती है उनके केस में अगर बड़े बड़े पेड़ हैं तो देखो, प्लांट में तो जो छोटा है उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और बड़े होने पे तो उनका सर्वाइवल है, कहीं ना कहीं से वो नीड अपनी पूरी करेंगे। बट लेकिन छोटे प्लांट पे क्या, वो लीफ से ऑक्सीजन नहीं लेते क्या? लीफ से भी लेते हैं, लीफ से ऑक्सीजन लेंगे। तो ये हमने रूट का बताया कि रूट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन सब जगह होगा कि नहीं, तो इस तरीके से। अच्छा, स्टेम में क्या बार्क होती है? ये स्टेम देखो, स्टेम में बार्क होती है क्या? उससे हवा चली जाएगी? बार्क तो जानते हो ना, जो उनमें कॉर्क सेल होती है। पेड़ का तना देखा है कैसा होता है, उबड़ खाबड़, तो उससे हवा चली जाएगी। और लीव में कैसे चली जाएगी? क्या लीव में स्टोमेटा होता है? तो अल्टीमेटली प्लांट का हर पार्ट एयर लेने में सक्षम है। तो हर जगह जहां जहां भी ग्लूकोज पहुंचेगा, ग्लूकोज सभी सेल तक कौन पहुंचाता है? जाइलम की फ्लोएम। अब जब उसका काम है सिर्फ ग्लूकोज पहुंचाना, फिर अब अगले और अलग अलग प्लांट के पार्ट की जिम्मेदारी है। प्लांट के दो ऑर्गन होते हैं, एक होता है सॉइल के ऊपर स्टेम एंड लीव्स, और एक और ऑर्गन होता है सॉइल के नीचे। सिर्फ दो ऑर्गन होते हैं प्लांट में। जैसे हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो ग्लूकोज इसने पहुंचा दिया, लीव्स में स्टार्च बना, और फ्लोएम ने खाना पहुंचा दिया। अब हर एक सेल की अपनी जिम्मेदारी कि वो कहीं से भी ऑक्सीजन ले, और ऑक्सीजन कहीं से भी ले और फिर क्या करे,
उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज तोड़े। वैसे तो स्टोमेटा के थ्रू भी ऑक्सीजन पहुंच जाता है, लेकिन वो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है और डिफ्यूज़न का प्रोसेस काफ़ी स्लो है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। सिस्टम नहीं होता क्या? देखो डिफ्यूज़न से, वैसे तो इनमें रेस्पिरेशन खुद ही एक स्लो प्रोसेस है, तो डिफ्यूज़न से जहाँ तक पहुँच जाएगा तो पहुँच जाएगा, नहीं तो जो प्लांट्स हैं उसके स्टेम से ऑक्सीजन जाएगा या रूट से जाएगा, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करते हैं सो दैट दे कैन गेट ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता क्या? कैसा? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता क्या? नहीं नहीं, इनमें सर्कुलेट वेस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो खाना और पानी पहुंचाते हैं, और एयर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं। खाना और पानी के लिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू तो एयर भी पहुंच जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एयर को बाइंड करने वाला कौन सा है? आरबीसी, जो O2 को बाइंड कर लेता है, और उसको क्या कहते हैं? दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, O2 को बाइंड। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं, कोई हीमोग्लोबिन थोड़ी ना है इनमें। समझ में आ गई बात? तो अब हम देखेंगे कि प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, 3 स्टेप में देखेंगे। तो ये ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। क्या? हाँ, नीचे की साइड से लेती, नीचे स्टोमेटा होता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअली होता है। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम ये ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। However, O2 is reaching to each cell by diffusion, लेकिन ये स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन नहीं है। जहाँ पे जो नियर बाई प्रॉक्सिमिटी में सराउंडिंग है वहीं से डिफ्यूजन होगा, वहाँ ऊपर से नहीं है। तो इस तरीके से होता है। ऑन अदर साइड, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि ईच पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन कर रहा है, O2 अलग अलग ले रहा है, लेकिन इन एनिमल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एज ए सिंगल यूनिट। सारा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी है कि सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाए, सब कुछ पहुंचाए। इनमें डिफरेंट यूनिट की तरह है, लेकिन हम लोगों में क्या है? सिंगल यूनिट है, क्योंकि हमारे में O2 भी पहुंचाया जाता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं जो एब्जॉर्ब है और इवॉल्व है? एब्जॉर्ब कौन सी होगी? क्या O2 होगी? ठीक है, O2 इज एब्जॉर्ब्ड। और बाहर कौन सी निकलेगी जब ग्लूकोज टूटेगा? एंड CO2। बोलो। फोटोसिंथेसिस की हम बात ही नहीं कर, फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में 4 चीज चाहिए कि नहीं? कोई खाना थोड़ी बनाना है। रेस्पी बोलो। रीचिंग ठीक कर लो। अब देखो, फोटोसिंथेसिस में 4 चीज चाहिए, CO2 वाटर, और इसमें क्या चाहिए? सनलाइट, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। अगर ना समझ में आए तो इसको मतलब मैं लिखा देता हूँ, खाना बनाना। अब खाना बनाएगा तो सांस भी लेगा ना, खाना खाना भी होगा कि बनाने के लिए बस बना के तुम रख देते हो, खाते नहीं हो। तो रेस्पिरेशन खाना खाना है ना। अब इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या बना? क्या C6H12O6 बना? तो अब रेस्पिरेशन में क्या चीज चाहिए?
फोटोसिंथेसिस में ये चाहिए, एरो इधर बनाओ, ये सब चीजें चाहिए। और इसको क्या क्या चीज चाहिए रेस्पिरेशन के लिए? क्या C6H12O6 चाहिए और क्या O2 चाहिए? यस सर। और ये लेगा और फिर खाना बनाएगा और फिर उससे एनर्जी निकलेगी, तो इसके एंड प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? सो ये सारी चीजें होंगी। तो इससे क्या बनेगा? क्या CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगी क्या? और क्या वाटर भी बनेगा, जो कि वाटर वेपर के तौर पर निकलेगा? यस सर। क्या ये प्रोसेस 24 आवर्स का है और ये ड्यूरिंग डे टाइम है? यस सर। तो यही चीज है। तो अब हमारे पास ये सारी बात हो गई। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी गैस। अब इसमें रेस्पिरेटरी गैस है, वो कैसे आएंगी जाएंगी? तो रेस्पिरेटरी गैसेस जो भी हैं वो इज नॉट ट्रांसपोर्टेड, इज एस्केप्ड टू नियर बाई सराउंडिंग, बहुत दूर तक नहीं जाती है। इज एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब जानते हो? भाग जाना। एस्केप्ड टू या रिलीजेस टू नियर बाई सराउंडिंग। While in animal it is transported to long distance, ये लंग्स तक जाएंगी, पल्मोनरी सिस्टम तक। होता है कि नहीं? It transports over long distance। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लांट में, तो प्लांट में ये यहाँ पर ये इस तरीके से इसमें पत्तियां थीं और पत्तियों ने क्या किया? इसके पास खाना पहुंचा दिया। अब इस सेल के पास खाना पहुंचा गया, इसके पास ग्लूकोज आ गया। अब काम खत्म। इसको यहाँ से ऑक्सीजन लेनी है और यहाँ CO2 देनी है, नियर बाई सराउंडिंग को देनी है। रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीडियम नहीं है प्लांट में। हर एक सेल को अपना O2 का इंतजाम खुद करना है, कोई देने नहीं आ रहा है। समझ में आया? जाइलम और फ्लोएम है, वो एक खाना पहुंचाने का, एक पानी गैस पहुंचाने का कोई सिस्टम है क्या? जबकि हमारे, बोलो। जो लीव से O2 आ रहा है वो उसके खाना बनाने CO2 आ रहा है। लीव से CO2 आया और नीचे से क्या आया बताओ? लीफ में वाटर, तो इससे खाना बन गया। C6H12 वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना ले रहा है, लीफ को खाना बनाना है, वो तुम्हारे लिए CO2 लेगा क्या? अच्छा, अब देखो कि respiration in plants occurs at slower rate, however in animals it occurs at, respiration in plants occurs at slower rate, while in animal it occurs at faster rate। हम लोगों में बड़ी तेज होता है, प्लांट में पता ही नहीं चलता गैस कौन से निकल रही है। सो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाई प्लांट ड्यूरिंग डे आवर्स एंड ड्यूरिंग नाइट आवर्स। दिन में वो कौन सी गैस निकालता है और रात को कौन सी गैस निकालता है। सो व्हाट आर द नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग day hours and during night hours। तो ड्यूरिंग डे आवर्स, during day hours photosynthesis is 10 times faster than the respiration। during day hours रेस्पिरेशन बहुत स्लो रेट में होता है प्लांट में। आवर्स फोटोसिंथेसिस इज 10 times faster than
respiration. So whatever O2 is released during photosynthesis, photosynthesis का मतलब क्या है? क्या आप ये समझते हैं 6 CO2 प्लस 6 H2O का मिल के और सनलाइट और क्लोरोफिल में क्या बना देना? C6H12O6 बना देना और 6O2 बना देना क्या? ठीक है. So a fraction of O2 is utilized for respiration. लीफ, अब पेड़ को बाहर नहीं देखना पड़ता है. जब इतनी सारी बन रही है O2, मोस्टली प्लांट में उसकी पत्तियां ही तो होती हैं. स्टेम और रूट मिला दे तो बहुत थोड़ा पार्ट है, और लेकिन जो लीफ है वो ज़्यादा पार्ट है. सो ए फ्रैक्शन ऑफ दिस, मान लो 10 लीटर O2 बनी, तो 10 लीटर में वो कितने लीटर ले लेगा? कहेगा 1 लीटर हमें दे दो, हमको सांस भी लेनी है. बाहर से क्यों लेगा? बोलो. सो ए फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस है, ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड. वहां तो जनरेटर लगा है O2 का, थोड़ी सी लाइट आ जाएगी इसके पास, थोड़ा सा ये तोड़ लेगा. ग्लूकोज को तोड़ना भी तो है, बन रहा है तो क्या बना ही जाएगा कि तोड़ेगा भी? कुछ लोग खाना बनता है तो खाने भी तो लगते हैं साथ ही साथ. तुम्हारे घर में खाना बन रहा है, पकौड़ी बनती है, तो क्या बीच बीच में टेस्ट नहीं करते हो? ए पार्ट ऑफ O2, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग photosynthesis is utilized for respiration. देखो जरा, तो ये एक फास्टर प्रोसेस है. और अब ये जैसे ग्लूकोज बना तो इसने कहा लाओ थोड़ा सा टेस्ट कर ही लें, तो इसने थोड़ा सा टेस्ट किया, लेकिन ये 1 लीटर है. कितना हुआ? क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है ना. लीटर में मैं ले रहा हूँ क्योंकि गैसेज हैं, तो गैसेज लीटर में ली जाती हैं. अदरवाइज आप जिसमें मैं एक अमाउंट बता रहा हूँ, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ. अगर ये 10 लीटर बनी तो 1 लीटर ले लिया. ठीक है, मतलब ये स्लोअर प्रोसेस, ये बता रहा हूँ. तो इसके तोड़ने से क्या बना? क्या 6H2O बन गया और एनर्जी बन गई? बोलो, यही बना? बताइए, क्या यही रेस्पिरेशन है? और क्या ये जो CO2 बनी है ये सारी की सारी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी? वो कहेगा अरे हम तो बहुत तेजी से कर रहे हैं, ये तुम इसको बाहर नहीं भेजना, इसको भी इस्तेमाल करो, इसको भी इस्तेमाल करो, ये तो बहुत तेज प्रोसेस है ना. सो ऑल CO2 एंड वाटर इज यूटिलाइज्ड. ये किसमें यूटिलाइज हो जाएगा? इन फोटोसिंथेसिस. हाँ बोलो. वैसे ही निकलेगी 38. एरोबिक है, बिल्कुल वही काम होगा. रिएक्शन थोड़ी ना बदली जाती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वो सब वही काम होता है. लेकिन इसमें जो चीज़ निकली है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो जो निकलेगी क्या वो पूरी की पूरी ये नहीं ले लेगा? कहेगा हमें खाना बनाना है, लाओ ये भी रॉ मटेरियल है, लाओ हम खाना बनाएं. ये तो बड़ा तेज प्रोसेस है. पौधे रात से दिन बढ़ जाते हैं. आप देख लो, हाइट सेंटीमीटर में नापो. तो समझ में आ गई बात? तो अब एक बात बताओ कि अगर 10 लीटर में 1 लीटर इसने ले ली तो बाकी कितने लीटर बची? क्या वो अब रिलीज कर देगा? और ये सारा का सारा क्या इसने यूज कर लिया? सराउंडिंग से ले रहा था, तो सराउंडिंग से क्यों लेगा जब यही दे रहा है? सो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ए फ्रैक्शन ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर रेस्पिरेशन. जो O2 है उसमें से, एंड रेस्ट इज रिलीज्ड टू एटमॉस्फेयर. बोलो सही है? बताओ. रिलीज्ड टू एटमॉस्फेयर. अच्छा, ड्यूरिंग नाइट क्या होता है? क्या फोटोसिंथेसिस होती है क्या कि नहीं होती है? सिर्फ क्या होता है? क्या वो पौधे सिर्फ सांस लेंगे जिंदा रहने के लिए? सो ड्यूरिंग नाइट
क्योंकि सनलाइट नहीं है ड्यूरिंग नाइट, नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। बाकी सब चीजें जो थी सनलाइट ही नहीं थी। एंड ओनली रेस्पिरेशन अकर्स, क्योंकि रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कोई एक सांस रोक के दिखा दे हमको, उसी टाइम उसकी मौत हो जाएगी। एंड ओनली रेस्पिरेशन अकर्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सांस नहीं लेता है तो उसकी डेथ मानी जाती है। तो ये चीज हो गई। अब जरा देखो कि रेस्पिरेशन क्या है, क्या C6H12O6 है और 6O2, और इसमें क्या क्या बनेगा और प्लस एनर्जी। तो ठीक है, सो ड्यूरिंग नाइट क्या होता होगा, सो देयर इज नेट रिलीज ऑफ, क्या रिलीज होती है, CO2 एंड वाटर वेपर। एंड एब्जॉर्प्शन किसका होता है बताओ, सर ऑक्सीजन। एंड नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। और दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग डे क्या लिया जाता है, क्या दिया जाता है, ड्यूरिंग डे देयर इज नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। और जब इससे O2 बनी तो वो अपने पौधों से पूछ लेता है, पत्तियों से, क्या कुछ O2 लोगे, नहीं तो हम बाहर फेंकने जा रहे हैं। तो बोलता है दे दो, हमें सांस लेनी है, 1 लीटर तो हमें दे ही दो। बोलो समझ में आ गई बात। CO2 लेके उसने खाना बनाया, 10 लीटर O2 बनाई, और वो फेंकने से पहले पूछ लेता है किसी को O2 चाहिए, तो प्लांट के सारे सेल्स बोलते हैं 1 लीटर हमें दे दो, बाकी 9 लीटर फेंक दो। बोलो समझ में आ गई बात। नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 एंड नेट रिलीज ऑफ, किसका रिलीज होता है, O2। ये चीज है। तो इस तरीके से प्लांट दिन में ही सिर्फ ऐसा करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो ये भी है, दिस ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, मेनली थ्रू स्टोमेटा, ज्यादातर स्टोमेटा से होता है। दिस ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली takes place through stomata। अच्छा, जैसे प्लांट में वाटर क्या है, वाटर वेपर निकल जाएगी, वो हो जाएगा। प्लांट में जो जैसे न्यूट्रिशन होता है, तो उनके वेस्ट सब्सटेंस क्या होते हैं जो वो एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ तो वो भी वेस्ट निकालते होंगे, खाना खाते हैं तो। सर जैसे हम लोग वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, डेफिकेट करते हैं, तो प्लांट क्या करते होंगे, वो भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें जैसे इन्होंने बता दिया कि उनमें लिग्निन, सुबेरिन, गम, रेजिन, ये सारी चीजें निकलती रहती हैं प्लांट से, और वही बार्क में आ जाती हैं। बार्क क्या है, उसका जो आउटर सरफेस है, जो डेड सेल्स हैं जिसको स्लेरेन काइमा कहते हैं, तो वहां इकट्ठा होती जाती हैं। लिग्निन है, सुबेरिन, गोंद के लड्डू कभी खाए हैं, गम, तो वो गम भी प्लांट का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। कभी आपने पत्तियों को झड़ते देखा है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो ये जो शेडिंग ऑफ लीव्स है, विल्टिंग, वो भी प्लांट का वेस्ट है, उसे गिरा देता है। क्या फलों को टपकते देखा है, गिरते, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, तो उसकी जो पिटियोल है, तो जो सेब की पेटियोल है, डंठल, उसमें सारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से वो एप्पल गिरता है। तो ये यहाँ पर फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स में यहाँ पे सारा वेस्ट है। तो अपना वेस्ट या तो विल्टिंग ऑफ लीव्स के जरिए वो निकालता है, एक्सक्रीशन बता रहा हूँ, और या इस फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स या सुबेरिन, गम, लिग्निन, तो ये वेस्ट होते हैं। तो प्लांट वेट्स भी हमें जानने चाहिए कि कैसे निकालता है। वैसे आपके में एक क्वेश्चन है, तब हम बता देंगे।
तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा और ड्यूरिंग नाइट। एक सेंटेंस में अगर हम देखें, सो ड्यूरिंग डे क्या होगा, O2 डिफ्यूजेस आउट, O2 बाहर निकलती है क्या, और CO2 क्या होगी, क्या डिफ्यूजेस इन होगी। और ड्यूरिंग नाइट क्या होगा, क्या CO2 बाहर फेंकेगा। कभी प्लांट के नीचे रात में सोए हो नीम के पेड़ के नीचे, सो डिफ्यूजेस आउट। तो भूतिया सपने आएंगे, डरावने सपने, क्यों, क्योंकि CO2 निकलेगी, आपको बहुत उलझन होगी, बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि प्लांट क्या होगा, CO2 निकालेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो बहुत पसीना हो जाओगे, उलझन होगी। और रात में क्या होगा, कहते हैं पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो CO2 निकालता है। और क्या चीज लेता है, डिफ्यूजर्स इन, ये एक तरीके, बोलो, हमसे ही ले लेगा भाई, हमसे ही ले लेगा वो तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब ये तो प्लांट की हमने बात कर दी, बट एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखिए जरा, हाँ, एनिमल्स में देख लें कि अगर एनिमल में ग्रास होपर में कैसे होगा, इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि अर्थवॉर्म में कैसे होगा, सभी चीज़ों में रेस्पिरेशन, अमीबा में कैसे होगा, फिश में कैसे होगा, अलग अलग हैं। तो इन सब के आप लोगों ने पढ़ रखे हैं कि अर्थवॉर्म में कैसे होगा। इसके अलावा फिश में गिल का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे होगा, और इसके अलावा अमीबा में कैसे रेस्पिरेशन होगा, ये सब आपके बुक में दे रखा है। और ये क्या आप इसके अंदर जो स्पाइरिकल्स हैं, ये जो इंसेक्ट्स हैं, क्या उन्हें जानते हैं कि इनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, बोलो। ठीक है, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है नहीं जानते हैं। ठीक है, सो इन एनिमल्स कुछ लोग रेस्पायर करते हैं थ्रू स्किन्स। कौन ऐसा एनिमल है जो स्किन से रेस्पायर करता है? हाँ, सो सम एनिमल्स, हाँ, रेस्पायर थ्रू, उनकी बहुत सिंगल सेल्ड मॉइस्ट स्किन होती है। किसकी? अर्थवॉर्म। सम एनिमल रेस्पायर थ्रू गिल्स, वो कौन है? फिश हो गई, और फ्रॉग भी हो गया। तो फ्रॉग में भी लंग्स भी करता है, इनिशियल स्टेज में जब वो छोटा होता है तो फ्रॉग गिल से करता है। इसके अलावा सम ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स ना बोलो, ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा रेस्पायर थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो कौन है भाई? ऑर्गेनिज्म भी लिखना चाहिए, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अमीबा, तो अमीबा में इस तरीके से होगा। एंड दे डॉल्फिन किसके थ्रू करता है? देखो, डॉल्फिन का हम बता देंगे। एंड सम एनिमल रेस्पायर थ्रू, एक बार देखना पड़ेगा। गिल्स क्या होता है सर? गिल्स भी अभी हम दिखा देंगे। तो बाहर आके सांस लेती है। कौन? डॉल्फिन बाहर आके सांस लेती है, तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या होगा, फिर हम आपको बता देंगे। सम एनिमल्स रेस्पायर थ्रू टाइनी होल्स प्रेजेंट इन देयर स्किन। क्या उनकी बॉडी में होल्स होते हैं? टाइनी होल्स, अभी दिखा रहा हूं, प्रेजेंट इन स्किन। जैसे ग्रास होपर, कोई भी इंसेक्ट में ऐसा ही होता है। ग्रास होपर, अगर उनके ऊपर वैसलीन लगा दो या वैक्स लगा दो, वो मर जाएंगे। हम लोग अपनी बॉडी में वैक्स लगाते हैं, वैसलीन, लेकिन अगर ग्रास होपर पे लगा दो मर जाएगा। ये देखो, छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, और पास से दिखाएंगे तो दिखेगा। ये देखो,
इनकी बॉडी है ग्रास होपर की। अब ये बीच में आपको ब्राउन कलर के होल दिख रहे हैं, जैसे स्टोमेटा टाइप होल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो होल्स हैं इनसे ये सांस लेते हैं, इसको स्पाइरेकल्स कहते हैं। इसको हम लोग पिक्चर में भी देख लेते हैं, टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन स्किन इन ग्रास होपर। सो ग्रास होपर टिड्डा होता है जो पत्तियों को खाता है। ओके, let us see how it looks like. So now just ये है, जैसे ये देखो, ये इनमें क्या होता है, एयर के सैक्स होते हैं। तो ये ग्रास होपर है, और ग्रास होपर में क्या है कि बीच बीच में एयर भरे रहेंगे, तो एयर सैक्स हैं, तो उसमें हवा आती जाती रहती है। इट इज एयर सैक्स। टाइनी होल छोटे छोटे नीचे की तरफ होंगे, और इसके थ्रू वो क्या करेगा, सांस लेगा, एयर भरी है, और इसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है। ब्लड का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता इंसेक्ट्स के अंदर, फिल्ड होता है। तो उससे वो क्या होगा कि उनके जो सेल्स हैं या बॉडी हैं, तो उनमें वो एयर सैक्स है या स्पाइरिकल्स है, उसके थ्रू वो सांस लेगा। अगर एक्चुअल में देखोगे तो इस तरीके से ये नीचे दिख रहा है एयर होल्स। तो ये ग्रास होपर में इस तरीके से अगर ये देखें तो एयर का पूरा नेटवर्क है। सो इन दिस वे ग्रास होपर जो भी है सांस लेता है। तो स्पाइरेकल जिसमें दिखाया गया है एयर सैक्स हैं, बट इतना ही बात आप समझ लीजिए कि स्पाइरेकल, इससे ज़्यादा आपको पूछा ही नहीं जाएगा कि क्या है, बस यही पूछा जाएगा कि कौन किससे सांस लेता है। तो बात आपको याद रहेगी कि मेम्ब्रेन से कौन सांस लेता है, कौन स्किन से लेता है, कौन गिल से, कौन स्पाइरेकल से। बोलिए। इतना ही रखो आज के लिए। वेलकम। हाँ।